हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोस थ्योरम और गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो क्या है स्टेटमेंट गोस लॉ की? सो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ गोस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई E से, ओवर ए क्लोज सरफेस एस, कोई भी एक हमने क्लोज सरफेस लिया, इज 1/E टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। जो यहाँ पे क्लोज सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी टोटल चार्ज है Q, उसका 1/E टाइम्स होगा। और कंडीशन क्या है? इफ द चार्ज लाइंग इन द वैक्यूम, तो वैक्यूम में है इसलिए हम यहाँ पे जो परमिटिविटी है उसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो 5 फ्लक्स है ये किसके इक्वल हुआ? दिस 5 फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम जो चार्ज मान के चल रहे हैं वो Q चार्ज है सरफेस के अंदर, तो फाई E की वैल्यू क्या होगी? Q/ε0। ठीक है। और इस फाई को हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी कैलकुलेट किया था। वहाँ से हमें मिला था कि जो S इनक्लोज सरफेस है, इस S इनक्लोज सरफेस की से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ करके हम इस फाई E को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोस थ्योरम है, उस गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फाई E Q/ε0 के इक्वल होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो क्लोज सरफेस है उसको कंसिडर करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्लोज सरफेस है। यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है ये O है, और इस सरफेस के ऊपर हमने एक DS सरफेस कंसिडर कर लिया, एक स्मॉल पार्ट इस सरफेस का हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब इस DS सरफेस को अगर इस सेंटर पॉइंट से हम कंबाइन करें तो यहाँ पे एक सेंटर पे सॉलिड एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है हमारा, और इस स्फेरिकल सरफेस के अगर हम सरफेस पे एक पार्ट यहाँ से लेके चलते हैं तो इस पार्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा एक कोन बनेगा, और एक कोन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ ये जो इसका एंगल होगा ये क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा। तो ये DW, इस कोन का जो एंगल है उसको हमने सॉलिड एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्मॉल सरफेस हमने जो कंसिडर किया था, इस S सरफेस का पार्ट, ये है आपका DS सरफेस। तो इस DS सरफेस पे जो यहाँ से हमने रेडियस को ज्वाइन किया, हम मान लेते हैं ओके दिस इज माय रेडियस R। तो यहाँ पे इस O पॉइंट से हमने इस सरफेस तक ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गया? इस जो हम यहाँ पे सरफेस लेके चल रहे हैं, ये डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल r की फॉर्म में। ठीक है। अब जो ये आपका जो सरफेस था, इस सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो हम कह देते हैं कि ये इस सरफेस का हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है, इस DS सरफेस का। ये DS सरफेस है तो इस DS सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। और अगर हमने माना कि जो सेंटर है उस सेंटर पे हमारे पास प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो उस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। ये इस DS सरफेस का नॉर्मल हो गया। या O पॉइंट से इस DS सरफेस का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस DS सरफेस को जब सेंटर से कंबाइन कर रहे हैं तो जो हमारा कोण बन रहा है उसका सॉलिड एंगल हमारा बन रहा है DW। तो इन सभी के पैरामीटर्स को कंसीडर करने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड एंगल यहाँ पे बना, तो ये इस यहाँ पे अगर इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? DS cos थीटा एंड डिवाइड बाय इस ओरिजिन पे से इस सरफेस का डिफरेंस, यहाँ से O पॉइंट से सरफेस का डिफरेंस का स्क्वायर। सो दिस इज R²। तो यहाँ से मेरे पास DW की वैल्यू आई, जो कि मेरा सॉलिड एंगल है, उसकी वैल्यू यहाँ से मुझे मिली DS cos θ/R²। इस सॉलिड एंगल को हम यहाँ पे अपने इस डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। अब हमने अपना एक DS सरफेस लिया, तो उस DS सरफेस के लिए हमें पता है, ये हम अपने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा d फाई E, उस पर्टिकुलर DS सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बनेगा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ E.ds। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास Q चार्ज है और ये R डिस्टेंस है, तो इस DS सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूँ तो उसको मैं निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से। मेरे पास है फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² into r cap, and r cap is the direction along this
आर वेक्टर, जो आपका आर वेक्टर है इसके अलोंग ए डायरेक्शन है आपकी आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेरे पास ये वैल्यू है, और जब मैं कहती हूँ कि मैंने एक ds एक स्मॉल सरफेस के लिए फ्लक्स की बात की तो वो मेरे पास आया d phi e, और जब टोटल फ्लक्स की बात करती हूँ तो टोटल फ्लक्स मेरे पास क्या आता है, टोटल फ्लक्स की मेरी वैल्यू है क्लोज सरफेस में जो इंटीग्रल है e का e डॉट n इंटू ds, ये वैल्यू है। इसमें जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास फाई की वैल्यू बनेगी s 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप इंटू ds। अब देखो मेरा आर कैप डॉट एन कैप ये क्या हो जाएगा, आर कैप डॉट एन कैप, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, बट इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में मेरा एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि आर कैप है मेरी डायरेक्शन अलोंग दिस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को मैं स्ट्रेट एक्सटेंड करूंगी तो वो ई की डायरेक्शन दिखाएगा, तो आर वेक्टर की मेरी ये डायरेक्शन है, आर कैप मेरा ये हो गया, एन कैप ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो आर कैप डॉट एन कैप मेरा क्या हो जाएगा 1.1 कोस थीटा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा 1 है, तो आर कैप डॉट एन कैप मुझे क्या मिलेगा यहाँ से कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास फाई हो जाएगा दिस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर कोस थीटा ds। अब देखो जो आपकी वैल्यू है ds कोस थीटा बाई आर स्क्वायर वो क्या है, दिस इज इक्वल्स टू दिस सॉलिड एंगल dw। तो यहाँ से मैं जब इस वेक्टर की वैल्यू सॉलिड एंगल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो फ्लक्स पाई है वो कैसे आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल के अंदर मेरे पास क्या बचा ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज बाई सॉलिड एंगल dw। ठीक है, तो मेरी ये टर्म इस टाइप से रिवाइज हो गई। अब ये क्या है, सॉलिड एंगल का इंटीग्रल है ओवर दिस होल सरफेस S, तो इस कंप्लीट सरफेस S पे मैं इस सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखो यहाँ पे जब इस कंप्लीट सरफेस पे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा आपका 2 पाई, एंड अगेन इस डायरेक्शन में अगेन 2 पाई, तो टोटल जो आपका सॉलिड एंगल एक स्फीयर के अंदर बनता है दैट सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो यहाँ से इस इंटीग्रल की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4 पाई, तो मेरा फाई क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो मेरे पास यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी Q/एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज माई गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये मेरी गॉस थ्योरम है, तो यहाँ से मेरी गॉस थ्योरम प्रूव हो गई कि आपका कोई भी एक मतलब हम लेके चलते हैं कि एक सरफेस है, वो एस सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज्ड करता है उस चार्ज को अगर हम 1/e से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट रिप्रेजेंट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एस सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया एक, वो पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे इसके सेंटर पे लेके चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक एस सरफेस इनक्लोज कर रहा हो नंबर ऑफ चार्जेस को, यहाँ पे आपके चार्जेस हम कह देते हैं कि यहाँ पे ए सिंगल चार्ज की जगह हमारे पास काफ़ी चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से एक सिंगल चार्ज की बजाय आपका एस सरफेस है वो नंबर ऑफ चार्जेस को इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, तो उस केस में हम फ्लक्स की बात करेंगे तो उस केस में आपका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगेन आपका जो टोटल फ्लक्स होगा, मैं कहती हूँ कि कोई भी मेरे पास IS चार्ज है, यहाँ पे QI चार्ज है, सो फ्रॉम QI चार्ज आपका जो फ्लक्स है फाई आई दैट इज QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इन सारे IS चार्जेस को हम एडअप कर दें, जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है इनको एडअप कर दें, तो इस S सरफेस में जो टोटल चार्ज था वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो टोटल चार्ज क्या देगा, आपका टोटल फ्लक्स देगा। तो मैं यहाँ पे अगर कहती हूँ कि मैं समेशन कर देती हूँ, यहाँ पे I इक्वल्स टू 1 to n, मेरे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, उनको अगर मैं यहाँ पे एडअप कर देती हूँ तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा I इक्वल्स टू 1 to n QI बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मुझे मिलेगा टोटल जो फाई चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n QI, सारे चार्जेस का सम। और मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि जो मेरे सारे चार्जेस का सम है
वो मेरा इक्वल है कैपिटल Q के। तो यहाँ से मेरे पास फाई की वैल्यू जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब आपका कोई भी सरफेस है वो कितना टोटल चार्ज इनक्लोज किए हुए हैं, टोटल नेट चार्ज की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी जब आप फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फाई ई इक्वल्स टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय दिस एस सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट हम यूज़ कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की। अगर हम कहते हैं कि फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम है, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और उस केस में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने मीडियम यूज़ किया और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा K है, तो उस केस में मेरा जो फाई है उसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। सो अगर मेरा जो सरफेस है, जो यहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस में मेरा कोई मीडियम है जिसका K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है या मैं कहूँ यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस की मैं बात करूँ, तो उस केस में मेरा फाई ई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फ्लक्स है वो आपको सिर्फ उसी चार्ज की वजह से मिलेगा जो चार्ज पार्टिकल आपके इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हैं। अगर आपके चार्ज पार्टिकल सरफेस के बाहर लाई करते हैं, कि मैं कहती हूँ यहाँ पे QN चार्ज है, तो ये QN चार्ज इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आपका मिल रहा है उस फ्लक्स पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस पार्ट को हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगर आपका चार्ज इस सरफेस के आउटसाइड लाई करता है तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स हमें मिल रहा है उसमें, तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन हमें 0 मिलेगा। तो इसको हम अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये जो गोस लॉ है ये यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।